हेलो, नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज वार्ले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नवा बिहान छत्तीसगढ़ में। आज हमारे साथ है डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर जी। ये पूर्व CMHO दुर्ग अस्पताल में थे। और सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, रिटायर्ड दुर्ग जिले से हुआ हूँ। मेरे परिवार में मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का हमारे जनसंघ पार्टी से जुड़ा हुआ है और संघ परिवार से लगातार 20 वर्षों से कार्यरत है। जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। छोटा लड़का हमारा डॉक्टर है जो जिला जेल में कार्यरत है। और हम सब, हमारा गांव जो है पूरी है और कांकेर जिला के अंतर्गत आता है और दुर्ग और कांकेर दोनों जगह हम लोग देखते। सर, आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ बताइए। मेरी शैक्षणिक योग्यता MBBS MD है। वैसे तो मैं प्राइमरी स्कूल हमारे गांव से ही ग्रामपुरी से क्लास 8 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद नज़दीक ग्राम चारामा, वहाँ से 17 किलोमीटर दूर, वहाँ जाकर के हॉस्टल में रहकर 11वीं 12वीं तक पढ़े। 12वीं पढ़ने के बाद मैं 2 साल तक एडमिशन नहीं होने से पासी के डैम में मेट और टैंक कीपर का कार्य किया। फिर 2 साल बाद मैंने पुनः उस नौकरी छोड़ करके 1974 में पुनः BSc एजुकेशन के लिए एडमिशन साइंस कॉलेज रायपुर में लिया और साथ ही साथ PMT का भी परीक्षा दिया। तो उसमें मैंने उत्तीर्ण होकर 1975 में मैंने MBBS रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर को ज्वाइन किया। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हो, तो आपके करियर के स्टार्टिंग से लेके कुछ किए गए मुख्य योगदान के बारे में ज़रा बताइए। मैं MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण किया था 1980 में। उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिला तो 1 साल मैं अपने गांव के नज़दीक ग्रामों में जा कर के साइकिल से ही ग्रामीणों का सेवा निस्वार्थ किया। 1 साल के बाद मुझे शासकीय नौकरी मिली जो बस्तर के दूरस्थ अंचल बैकहोन ब्लॉक में जवेल PSC में हुआ था। वहाँ मात्र 6 महीने कार्य करने के बाद मुझे ट्रांसफ़र करके ये कांकेर के अमोड़ा ब्लॉक नरहरपुर एरिया में दिया, जहाँ पर मैंने BMO का कार्य किया। वो ब्लॉक ऐसी दूरस्थ अंचल में है कि वहाँ जाना आना बहुत दूर था। महानदी बहुत बड़ी एक समस्या थी वहाँ का, आगे रोड भी नहीं था। तो हम लोग नदी पार करके नाव में साइकिल को या मोटरसाइकिल को पार करके जाते थे और उसके बाद साइकिल से उन क्षेत्र में जाके पगडंडियों से उस अस्पताल तक पहुँचते थे। तो ऐसा वो स्थान था। हालांकि वो कांकेर से 20-25 किलोमीटर ही दूर था पर उसको वहाँ जाना आना बहुत मुश्किल था। उस जगह पर जाकर हम लोगों ने ज्वाइन किया और 6 वर्ष तक मैं वहाँ सेवा दिया। वहाँ पर प्रभारी के रूप में रहा। वहाँ घूम कर हम लोगों ने साइकिल में जाकर अपना राशन पानी ले करके, पूरी टीम ले करके हम लोग स्वास्थ्य सेवा गाँव में उपलब्ध कराते थे। इससे अमोड़ा के अंतर्गत 6 सब सेंटर थी, 2 PSC थे, तो उनको सबको विजिट करना रहता था। क्योंकि मैं प्रभारी था वहाँ का, तो हम लोग साइकिल में अपना राशन ले करके एक राउंड ऐसे लगाते थे और हर जगह जा कर के स्वास्थ्य शिविर, नसबंदी शिविर, टीकाकरण शिविर और अन्य स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता शिविर, ऐसा हम लोग घूम करके चलाते थे। और 1 हफ्ता बाद फिर पुनः हेडक्वार्टर आते थे। अच्छा, तो इस प्रकार के वहाँ पर दुर्गम स्थानों में ना गाड़ी की सुविधा थी ना कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने साइकिल में जाकर पूरे हमारे स्वास्थ्य अमले के साथ घूम करके हम लोग स्वास्थ्य सेवा दिए। फलस्वरूप हमारे अमोड़ा PSC को सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने के लिए और स्वास्थ्य शिविर और में टीकाकरण के लिए पूरे बस्तर संभाग में प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिसको पुरस्कार के लिए हमारे पूर्व CM मध्य प्रदेश मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के द्वारा दिया गया। ये एक स्मरणीय हमारा हो रहा है। ठीक सर, ऐसा कोई एक टर्निंग पॉइंट बताइए आपके करियर का, आपके लाइफ का, जिसके बाद आपको लगा होगा कि यहाँ से मेरा ज़िंदगी अब थोड़ा सा बदला है पहले के मुकाबले।
ऐसा कोई पॉइंट आपको याद हो, ऐसा कोई पल आपको याद हो? कार्य करते हुए मुझे ऐसा आभास हुआ कि हम लोग तो अच्छी जगह में रहते हैं जहाँ पर मोटर गाड़ी और स्वास्थ्य सेवा की फैसिलिटी है, पर हम उन जगहों में थे जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ गांव में ऐसे लोग रहते थे जिनको स्वास्थ्य सेवा से वंचित रहना पड़ता था। उनको कोई भी बीमारी के लिए दूर जाना पड़ता था, ना उनके पास गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं, पलंग में ले जाके या खटिया में ले जाके वहाँ तक पहुँचाते थे। तो मुझे लगा कि हमें ऐसी जगहों पर आकर के हमारे डॉक्टरों को सेवा देनी चाहिए, ताकि जो दूरस्थ अंचल में गाँव गरीब के लोग रहते हैं, जो बेचारे आने जाने में और पैसे से सक्षम नहीं, उनको इलाज कराने में असुविधा ना हो, उनको देखते हुए मैं हमेशा हमारे बैचमेट्स को, हमारे जूनियर्स डॉक्टर्स को ये सलाह देता था कि आकर के गाँव के लोगों को सेवा करो, उनका इलाज में सहायता करो, ताकि उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था और मैं उसी दिन से सोच लिया था कि मुझे अच्छा जगह मिले और मुझे पूरे क्षेत्र का भी ट्रीटमेंट करना पड़े या फिर सलाह देना पड़े, शिक्षा देना पड़े, तो उसके लिए मैं अच्छा काम कर सकूं, ऐसा मैंने सोचा। और ईश्वर की कृपा से मैंने पीजी के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया वहीं से, और मैंने पीजी करने के लिए भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज चला गया, क्योंकि मेरा टर्निंग पॉइंट था। सर, सीएमएचओ रहते हुए आप प्रदेश में कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दिए हो? मैं सीएमओ रहते हुए पहले कांकेर जिला में ही 4 साल रहा। 2001 से लेकर 2004 तक जिला कांकेर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया, और 2004 के बाद 2008 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंतेवाड़ा में रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था कोरिया ज़िला में। कोरिया ज़िला में भी मैं 2008 से 2012 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया। 2012 से लेकर 2018 तक मैं जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त संचालक के रूप में सरगुजा संभाग में, कोरिया और ये दिन 8-10 जिले आते थे, उसमें मैं संभागीय संयुक्त संचालक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात मेरा 2018 में संभागीय संयुक्त संचालक के रूप में रायपुर संभाग दुर्ग संभाग का चार्ज लिया। 1 वर्ष बाद जब डेंगू का प्रकोप यहाँ शुरू हुआ, तो क्योंकि ये मेरा परिवार का ज़िला था, तो मैं आकर यहाँ का सुपरविजन करता था। तो मुझे संचालक महोदय के द्वारा ये आदेश दिया गया कि आप ही यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्य संभालें, और डेंगू जैसे महामारी जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, उसको संभालने के लिए मुझे कार्य का दायित्व दिया गया, जिसको मैं भलीभांति उसको निभाया। और उसके बाद लगातार दूसरी महामारी स्वाइन फ्लू आ गई, फिर कोरोना आ गया, तो लगातार मुझे सीएमओ के चार्ज में रहते हुए 2021 और 2022 तक मैं यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया। सर, रिटायरमेंट कब हुआ आपका? मेरा वैसे तो रिटायरमेंट 2021 में हो गया था, किंतु मेरे कार्य की क्षमता को और दायित्व को देखते हुए अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री आदरणीय बघेल जी 1 वर्ष एक्सटेंशन दिए थे, तो मैं उसको भी पूर्ण कर लिया हूँ और वर्तमान में भी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। सर, जैसे आप एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, तो आदिवासी समाज में किए गए कुछ योगदान के बारे में कुछ बताइए। आदिवासी समाज में रहते हुए मेरा जो कार्यकाल रहा है वो दूरस्थ अंचल में और आदिवासी जिलों में ही रहा है, जैसे कांकेर है, दंतेवाड़ा है, कोरिया, सरगुजा। तो मैं कार्य में रहते हुए भी अपने आदिवासी भाइयों को एवं गरीब परिवार के लोगों को, चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, जो भी हो, दिनहीन जैसे लोग हैं, उनके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। और आदिवासी खास करके जैसे बस्तर में थे, जिनके पास बेचारे कपड़े नहीं हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, उनको हम लोगों ने एक समूह बना लिया था, जिसमें उनको कुछ आर्थिक लाभ कलेक्शन करके उनको देते थे। दूसरा, उनको स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ उनको एजुकेशन के लिए भी हम लोग प्रेरित करते थे। और
उनके गांव में शिविर लगा करके उनको स्वास्थ्य शिक्षा और पढ़ने के बारे में हम लोग उनको प्रोत्साहन करते थे। तो ये शैक्षणिक के लिए एक बहुत बड़ा का योगदान रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ने लग गए थे। पहले क्या है, बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो वो जा कर के स्कूल जाने लग गए थे और अच्छे नंबरों से पास होने लग गए। सर, आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया हो या फिर कोई योगदान हो, उसके बारे में ज़रा बताइए। आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करने हेतु हमारे ग्रुप के द्वारा हमारे जो एक समिति बनी हुई है उनके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। उनके सांस्कृतिक धरोहर जैसे उनका कर्मा है, ददरिया है, सुवग गीत है, सुरूल है और गौर माड़िया है, अन्य उनके जो भी जवारा है और यात्रा है, ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं। मड़ई मेला है जिसमें लोग जो पढ़ने लिखने के बाद क्या है अपने संस्कृति को भूल जाते थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए उनको इस संबंध में हम जानकारी देते थे उनको, ताकि वो इस चीज़ को जाने और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो धीरे से लोग समझने लगे और आज ये स्थिति है कि हर गांव में जो असर गौरा है और सुआ गीत है, गेड़ी है, ऐसे पुराने लुप्त जो खेल कूद है और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में वो लोग बड़ा तत्परता दिखा रहे हैं। साथ साथ हम लोग खेल कूद का भी जो पुराने खेल कूद है, कबड्डी है, खो खो है और रस्सी खींच और फुटबॉल दौड़ इस टाइप का करते थे, पितुल जिसको पितुल में मिलते थे, वो सब भूल गए थे। उनको हम लोग प्रोत्साहन देते थे तो खेल कूद में भी रुचि लेने लगे। बच्चे पढ़ने में भी रुचि लेने लगे, खेलने में भी, और संस्कृति को भी अपना ध्यान देने अंदर में। तो उससे लोगों को अपने संस्कृति को बचाने में बहुत बड़ी योगदान रहा है। जी सर, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप आगे किस तरह से छत्तीसगढ़ को देखना चाहोगे? छत्तीसगढ़ को तो मेरे जैसी मंशा है कि हर आदमी अपने आप में सक्षम रहे, अपना रोजी रोटी करके अपना पेट पाल सके। जैसे हम लोगों ने देखा है कि बस्तर के दूरस्थ अंचलों में लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, खाने को बर्तन नहीं है, खाने पकाने के लिए बर्तन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आदमी भूखा ना रहे, जिसको अनाज ना मिले, खाने पीने में कोई कमी ना हो, पढ़ने लिखने की कोई कमी ना हो और अपने आप में सक्षम रहे, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने घर परिवार को पाल सके। ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जब 11वीं पास हुआ था तो उस समय एक भीषण अकाल पड़ी थी और उस अकाल के कारण मैं एडमिशन नहीं ले पाया था कॉलेज में, और उसी कारण मुझे 2 साल टाइम कीपर और मेट का कार्य करना पड़ा था। तो तब मुझे लगा कि पैसा नहीं होने से लोगों के पास क्या तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी पैसे के अभाव में एजुकेशन ना करे या ना पढ़े या खाली पेट सो जाए, ऐसा ना हो। हर आदमी को भोजन मिलना चाहिए, हर आदमी का इच्छा से पढ़ाई और ये पूर्ण होना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि स्वच्छंद हो आदमी और स्वाभिमानी हो और अपने आप में सक्षम है। सर, छत्तीसगढ़ के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने करियर में, अपने आगे ज़िंदगी में और अच्छे से कार्य कर सकें और एक अच्छे राह पे चल सके? ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज हो तो? मैं तो छत्तीसगढ़ के युवा को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत ही सब कुछ है। आदमी अगर ठान ले कि मैं करूँगा और उसमें दृढ़ प्रतिज्ञा के अनुसार दृढ़ इच्छा से अपने कार्य को करे तो कोई काम असंभव नहीं है। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण हूँ। मैं 2 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था और उस समय मेरे पास एक ही स्थिति थी कि मुझे पढ़ना था, और मैंने जी जान मेहनत किया। रात को 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं,
ऐसा करके मैंने काफ़ी मेहनत किया और 29% BSc का रिजल्ट आया, उसे मैं टॉप में रहा, फर्स्ट क्लास पास हुआ था। तो मैं युवा को यही कहना चाहूँगा कि मुख्य उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाएं, खेल कूद के साथ साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाएं और दृढ़ इच्छा रखें। एक बार असफल हो तो ऐसा नहीं है कि मैं सफल हो गया हूँ, बार बार प्रयास करें तो ऐसा कोई चीज़ असंभव नहीं है जो नहीं हो सकता है। कड़ी मेहनत ही जिंदगी का एक भविष्य है। सर, जैसे बस्तर संभाग के कांकेर जिले से आप बिलोंग करते हो, वो आपका गृह स्थल है, तो आप बस्तर को किस रूप में देखना चाहोगे कि वहाँ कुछ जैसे कुछ कमी है, या फिर आप चाहते हो कि यहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सरकार करे या फिर कोई प्राइवेट करे, लेकिन ऐसा कुछ चाहते हो आप कि हम इसको इस क्षेत्र में और अच्छा कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ पॉइंट अगर आपके मन में हो तो बताइए। मैं तो शिक्षा को ही प्राथमिकता दूंगा। वहाँ हर बच्चा अच्छा एजुकेशन कर ले। जैसा कि हम लोगों ने पेश किया है, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे और मेडिकल कॉलेज में आने के बाद जब इंग्लिश में बोला जाता था तो बहुत सारी चीज़ें तो शुरू में हमें समझ नहीं आती थी, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता था। तो अभी इंग्लिश मीडियम का भी एक अच्छा विकल्प है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो लड़का कहीं भी कंपटीशन में जाकर उसको कंपटीशन को सॉल्व कर सके और उसमें सफलता हासिल कर सके। तो कड़ी मेहनत करके अच्छी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, अच्छे स्कूल होना चाहिए और प्रत्येक बच्चा को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं है तो शासन को इस ओर कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए कि हर बच्चा कम से कम पढ़ाई में पढ़ाई के लिए स्कूल जाए और अपना शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाए, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। दूसरा, हमारे बस्तर में बहुत सारे खनिज पदार्थ है जिसको दोहन हम लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उसको वहीं के लोगों के द्वारा ही ग्रुप बना कर दिया जाए तो उनका आर्थिक स्थिति भी सुन गई। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए होगा। तो ऐसा समूह बना के वहीं के लोगों को इस पर कार्य करने का जवाबदारी दें और उनको स्वाभिमान बनाने के लिए प्रयास करें, तो उसके लिए भी मैं पहल करूँगा। सर, जैसे बस्तर के लुप्त होती संस्कृति और कुछ विधाएं हैं, जैसे लोक कला में हो गई या फिर खेल कूद में हो गया, बस्तर संभाग का एक अपना कल्चर है वहाँ पर, तो जो विलुप्त होने के कगार पे है अभी, तो उसके लिए वहाँ के युवाओं को कुछ आप बोलना चाहो ताकि वो उसको संजो के रख सके आगे आने वाले जनरेशन के लिए? हमारी विलुप्त जो कला संस्थाएं हैं उसके लिए हमारे संस्था समिति के द्वारा पिछले सितंबर 2022 में नारायणपुर में लोक संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। वहाँ पर करीब हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर से भी कुछ प्रदेश से लोग आए हुए थे। उसमें हम लोगों ने लोकल जो उनके संस्कृति है या संगीत है, मांदरी नृत्य, गोड़वाना नृत्य, कर्मा, ददरिया, सुआ, तरोल, ये उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे थे, जिससे बहुत सारे युवा प्रेरित हुए थे और ऐसे हर कार्यक्रम में जाने आने लगे थे। तो उनकी एक संस्कृति को जगाने के लिए एक अच्छा माध्यम था। तो इस प्रकार से आयोजन हम लोग कर रहे थे और बहुत जगह भी हुआ है। इधर गुंडरदेवी ब्लॉक बालोद जिला में भी, क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पर भी कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े हर्ष उल्लास के साथ किए थे और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आकर देखे और उससे प्रेरित हुए हैं। दूसरा एक कार्यक्रम हम लोगों ने कांकेर में रखा था, वैधराज सम्मेलन, जिसमें बहुत सारे प्रदेश के लोग आए थे और लोकल वहाँ के कम से कम 2000 वैधराज आए हुए थे। वो निःशुल्क सेवा वहाँ पर उपलब्ध कराया गया था। तो उसमें लोगों को जटिल बीमारी से जो पीड़ित थे उनको इलाज का मौका मिला
और बहुत सारे वैद्य आज उनको नंबर भी दिए ताकि उनसे संपर्क में बने रहें और अपने इलाज करा सकें। तो इस प्रकार से कार्यक्रम हमारी समिति के द्वारा करते रहते हैं, चलते रहता है। तो उसमें हम लोग उनका योगदान देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनको इसके लिए ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। सर, जैसे आप चिकित्सक रहते हुए सरकारी काम को साइड करते हुए आप पर्सनली गरीब जनों और निःशक्त जनों के लिए कुछ आपके द्वारा अगर कार्य किया गया हो तो वो थोड़ा जिक्र करिए। चूँकि मैं शासकीय सेवक था और शासकीय सेवा के अलावा जैसे हमारे शासकीय छुट्टियाँ होती है या रविवार होता है, उन छुट्टियों में हमारे डॉक्टरों के द्वारा, हमारे ग्रुप में कुछ डॉक्टर्स हैं जो सेवा भाव से ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा हम लोग दूरस्थ अंचल में अलग अलग जिलों में, मुन्नरदही है, बालोद है, खैरागढ़ है, कवर्धा है, कांकेर है, दंतेवाड़ा है, इन जगहों में जाकर हम लोगों ने शिविर लगाया था और उनको स्वास्थ्य के संबंधी जागरूक करके उनको इलाज, वहीं त्वरित इलाज भी किए। ऑपरेशन के लिए प्लान किए, जिसमें आई का ऑपरेशन हुए थे, बहुत सारे जो अंधत्व निवारण होती है उसके साथ साथ जो छूट जाते हैं उनको किए थे। मैं जब सरगुजा वहाँ कोरिया में था तो कोरिया में हम लोगों ने ऐसा पूरे ज़िले को कवर किया था जिसमें कोई भी आदमी उससे मोतियाबिंद से अंधा ना रहे। तो उसका सर्वे करके हम लोगों ने पूरा ज़िले को सर्वे करके ऑपरेशन कराया था, जिसमें कोरिया ज़िला प्रथम आया था। उसके लिए भी हमें राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार मिला था। हमारे माननीय तत्कालीन मंत्री अमर अग्रवाल जी और डायरेक्टर के द्वारा प्रशस्ति पत्र कोरिया जिला को दिया गया था। दूसरा, वहाँ पे हम लोगों ने एक मुझे DLM का कार्य दिया था कोरिया में, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल माइटर, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टर। तो उसको मैंने दूरस्थ अंचल का जो वैगा ब्लॉक होता है जनकपुर, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, उसका मैं DLM था। तो वहाँ पर मेरी जवाबदारी ये होती थी स्कूल को देखना, आंगनवाड़ी को देखना, रोड बना है कि नहीं, कहीं मकान में आसपास नल के आसपास गड्ढे तो नहीं है, कीड़े तो नहीं है इसमें। तो मतलब पूरा वहाँ की जवाबदारी थी और हमको ही वहाँ पे लिख कर देना था कि उनको सुधराओ। तो वो करने के लिए मुझे दिया था। तो मेरा वो बहुत ही अच्छा कार्य रहा वहाँ पे और मैंने बड़े सूझबूझ से उस कार्य को निभाया। तो मुझे जिला लेवल से उसके लिए पुरस्कृत किया गया बेस्ट वर्कर के नाम से। तो उसे जो खुशी मिलती है वो खुशी आप नहीं मिल सकता आपको पैसे से। तीसरा, जो लास्ट में मुझे CMO का कार्य यहाँ पर दिया था, जिसमें कोरोना काल था 2019 से लेकर 2022 तक। वो स्थिति बड़ी विकट थी, हर आदमी को बाहर निकलना वर्जित था मास्क पहन कर। तो यहाँ पर जो काम हुआ, और क्योंकि मैं उम्र दराज था 65 वर्ष के आसपास, उसके बाद भी मैंने ठान लिया था कि डू और डाई, करो या मरो, लेकिन सेवा करना है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य था। और मैंने उस कार्य को भली भांति निभाया। लोगों को सैम्पलिंग करना, टेस्टिंग करना और उनको क्वारंटाइन करना, आइसोलेशन करना, ट्रीटमेंट करना, अस्पताल में भर्ती करना, ये काम जो है समय से पूरी टीम के द्वारा प्रशासन से मिल करके हम लोग किया, जो बहुत ही मतलब आत्मा से शांति मुझे मिलती है ऐसे कामों के लिए। ये काम बहुत ही मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय रहा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक भी आपके जीवन के, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे से जीवन चलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो यहाँ पर आए, मुझे बोलने का मौका दिया। जी, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जी।